वो तो करनी है बस आपने। तो फिर आप अपनी डिसीजन मेकिंग पढ़े। कल थे उथे भी नहीं आए तुसी? आए थे? चलो फिर ठीक है। छुट्टी ना करना डिसीजन मेकिंग में। 40 से 50 नंबर का पेपर आना है। तानू एवं लगना सारा पेपर डिसीजन मेकिंग है। अच्छा, मार्जिनल एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का चैप्टर हमने करना है आज। सिंपल सा चैप्टर है, इसमें भी कॉपी पेस्ट है। अब आप में से किसी ने कोई भी एफओएच का सवाल पूछना हो या उसका सवाल पूछना हो, क्या कहते हैं उसको, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का, तो वो बच्चा पूछ सकता है जी। हमने जो चैप्टर स्टार्ट करना है उसका नाम है मार्जिनल एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। मार्जिनल एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। इस चैप्टर में आपको क्या आएगा? इस चैप्टर में बेटा आपको क्या क्या आना चाहिए? इसमें आपसे वो इनकम स्टेटमेंट बनवाता है, इनकम स्टेटमेंट या प्रॉफिट स्टेटमेंट भी कहते हैं उसे। इनकम स्टेटमेंट अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग को फुल कॉस्टिंग भी कहते हैं। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग को क्या, फुल कॉस्टिंग भी कहते हैं। तो इनकम स्टेटमेंट अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, इनकम स्टेटमेंट अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग। मार्जिनल कॉस्टिंग को वेरिएबल कॉस्टिंग भी कहते हैं, इसी को डायरेक्ट कॉस्टिंग भी कहते हैं। इस चैप्टर में वो आपसे कहेगा इनकम स्टेटमेंट बनाएं अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, इनकम स्टेटमेंट बनाएं अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग। और इन दोनों इनकम स्टेटमेंट के जो प्रॉफिट आएंगे वो सेम नहीं आएंगे, इनमें थोड़ा सा फर्क होगा। इसका प्रॉफिट और इसका प्रॉफिट सेम, तो वो कहेगा इन दोनों के प्रॉफिट को आपस में एक दूसरे के साथ रिकनसाइल करें। प्रॉफिट की रिकंसिलेशन करें। ये जो नेट प्रॉफिट आएगा अंडर एब्जॉर्प्शन और नेट प्रॉफिट अंडर मार्जिनल, दोनों को क्या करें, आपस में टैली करें। इनमें फर्क क्यों है, तो वो फर्क क्यों आता है वो हम डिस्कस कर लेंगे। तो असल में इस चैप्टर में आपने इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट छापना है। ये वाली इनकम स्टेटमेंट आपको आती है पहले, क्योंकि ये एफआर अगर आप पढ़ रहे हैं फाइनेंशियल रिपोर्टिंग 1, या अगर आपने इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग भी पढ़ी है तो टूटी फूटी इनकम स्टेटमेंट ये आपने पढ़ी होगी। एब्जॉर्प्शन वाली बाय डिफॉल्ट चलती है, कुछ ना बताए तो हमेशा एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग वाली स्टेटमेंट्स चलती है पूरी कॉस्ट अकाउंटिंग में। कौन सी चलती है? ये चैप्टर अलहदा भी आता है, ये किसी और के साथ मिक्स होकर भी आ सकता है। जो आपने एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग पढ़ा था वो भी एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में है, जो आपने एफओएच का चैप्टर पढ़ा वो भी एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग ही है। तो जितने कॉस्ट अकाउंटिंग के चैप्टर पढ़ेंगे कुछ ना बताऊं तो वो सारे किसके हैं। और जहां पे मैं कहूंगा मार्जिनल, तो बस फिर उन्हीं में अप्लाई होगी मार्जिनल, अदरवाइज एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग इस्तेमाल होती है। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग कहाँ इस्तेमाल होती है ये मैं आपको बता देता हूँ। प्रॉफिट की कैलकुलेशन के लिए, मतलब सॉरी, प्रॉफिट तो पहले निकाल रहे हैं, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में इस्तेमाल होती है। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में इस्तेमाल होती है। इन्वेंट्री वैल्यूएशन में नॉर्मली इस्तेमाल होती है। वो जो आप IS2 नहीं पढ़ते कि कॉस्ट और NRV में से लोअर ऑफ, तो वो जो स्टैंडर्ड है ना, वो कॉस्ट जब कहता है वो कहता है एब्जॉर्प्शन से कॉस्ट निकालो। इन्वेंट्री वैल्यूएशन के लिए, प्रोडक्ट प्राइसिंग के लिए या प्रोडक्ट कॉस्टिंग के लिए, ज्यादातर प्रोडक्ट कॉस्टिंग के लिए, प्राइसिंग के लिए, प्रोडक्ट की सेल प्राइस तय करने के लिए, और मार्जिनल कॉस्टिंग बस एक ही जगह इस्तेमाल होती है, डिसीजन मेकिंग मेन। बाकी पेपर में तो वो जहां मर्जी चाहे वो इस्तेमाल करा सकता है। जो काम आप एब्जॉर्प्शन से कर रहे हैं वही पेपर में मार्जिनल से भी करा सकता है, यानी इन्वेंट्री वैल्यूएशन एब्जॉर्प्शन से भी करा सकता है, मार्जिनल से।
प्रोडक्ट की कॉस्ट पर यूनिट, एब्जॉर्प्शन भी इससे भी कैलकुलेट करा सकता है। और ठीक है, डिसीजन मेकिंग लेकिन मार्जिनल से ही करवाएगा, डिसीजन मेकिंग एब्जॉर्प्शन से नहीं होती। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की जो भी कोई चीज बनानी हो आपने, वो एब्जॉर्प्शन से भी करा सकता है, मार्जिनल से भी करा सकता है, लेकिन पेपर में बता रहा हूँ, रियल लाइफ में नहीं होता। रियल लाइफ में एब्जॉर्प्शन के ही ज्यादा काम है, मार्जिनल का सिर्फ एक ही काम है। ये कहाँ इस्तेमाल होती है? डिसीजन मेकिंग। अब दोनों में फर्क क्या है, पहले वो फर्क समझ लेंगे, फिर उसके बाद मैं आपको एक इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट कहूंगा, वो याद करना है आपने। क्वेश्चन में डाटा रॉ फॉर्म में दिया होगा, आपने उसको अरेंज करके क्या करना है, इनकम स्टेटमेंट में पुट करना है बस। तो फॉर्मेट आपको याद हो, ठीक है। लेकिन उससे पहले आपको ये भी पता हो कि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग और मार्जिनल कॉस्टिंग में फर्क क्या है। सुन ले जी, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के सपोर्टर जो है, बेसिक आइडिया दे रहा हूँ, फिर हम आते हैं इसके प्रॉपर डिफरेंस पे। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के जो सपोर्टर हैं वो ये कहते हैं कि किसी भी प्रोडक्ट को जब आप फैक्ट्री में बनाते हैं, किसी भी प्रोडक्ट को जब आप फैक्ट्री में बनाते हैं, तो उस प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है उसके तीन मेन एलिमेंट्स हैं। बताएं जी कौन कौन से? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और एफओएच। डायरेक्ट मटेरियल, एब्जॉर्प्शन वाले क्या कहते हैं, किसी भी प्रोडक्ट कॉस्ट के कितने एलिमेंट्स हैं? तीन, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और तीसरा एफओएच। ठीक है, ये तीनों कॉस्ट फैक्ट्री की हैं। फैक्ट्री कॉस्ट का फर्क है, फैक्ट्री से बाहर वाला मार्जिनल एब्जॉर्प्शन नहीं, फर्क फर्क जो मेन है वो फैक्ट्री में है। ठीक है, तो फैक्ट्री में जो प्रोडक्ट बनती है उस प्रोडक्ट कॉस्ट के तीन एलिमेंट्स हैं, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और, बताओ, डायरेक्ट मटेरियल वेरिएबल होता है फिक्स होता है? नॉर्मली वेरिएबल, बल्कि ऑलवेज ही वेरिएबल। डायरेक्ट लेबर, एफओएच, हाँ, इसमें कुछ पोर्शन वेरिएबल होता है और कुछ क्या होता है। तो मैं अगर ये अलग अलग भी लिख दूं तो कोई गलत बात नहीं है, अब आइंदा से हम अलग अलग ही देखा करेंगे। तो जब आप इसको ऐड करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगी फुल प्रोडक्ट कॉस्ट। क्या आ जाएगी ये? तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के जो सपोर्टर हैं वो कहते हैं फैक्ट्री में जो भी कॉस्ट प्रोडक्ट बनाने के लिए हो रही है, वेरिएबल नेचर की भी, फिक्स नेचर की भी, वो प्रोडक्ट कॉस्ट का पार्ट बनेगी। हर यूनिट के अंदर आपने फिक्स कॉस्ट शामिल करनी है, एक यूनिट बनाने के अंदर जरूर आपने वेरिएबल कॉस्ट भी शामिल करनी है, और क्या शामिल करनी है? फिक्स्ड एफओएच भी। मार्जिनल कॉस्टिंग वाले इसके अगेंस्ट है, मार्जिनल मींस वेरिएबल। वो कहते हैं भाई फिक्स कॉस्ट जो होती है ना, चाहे आप प्रोडक्ट कम बनाएं, ज्यादा बनाएं या बिल्कुल ना बनाएं, फिक्स कॉस्ट ने तो होना ही होना है। वो कहते हैं कि फिक्स कॉस्ट को प्रोडक्ट कॉस्ट में शामिल ना करें, उसको इनकम स्टेटमेंट में सीधी सीधी लेस कर दें बस जाके। प्रोडक्ट बने या ना बने, फिक्स एफओएच ने, फिक्स फैक्ट्री के खर्चों ने होना ही होना है। उनका कहना यह है कि एक यूनिट ऑफ प्रोडक्ट में जब आप ये मटेरियल शामिल करते हैं, लेबर शामिल करते हैं, वेरिएबल एफओएच शामिल करते हैं, तो आपको फिक्स्ड एफओएच को पर यूनिट पे कन्वर्ट करके शामिल नहीं करना चाहिए, वो इसके हामी नहीं है। वो कहते हैं ये आप तो फिक्स कॉस्ट को बिल्कुल वेरिएबल की तरह ट्रीट कर रहे हैं। कि इसकी तरह ट्रीट करें, वेरिएबल की तरह। आपने तो इसको पर यूनिट पे कन्वर्ट कर दिया, आपने तो इसको यूनिट पे डिपेंड करा दिया है, तो बिल्कुल करा देते हैं। एब्जॉर्प्शन वाले फिक्स कॉस्ट को जब एब्जॉर्प्शन रेट निकालते हैं ना, तो वो वेरिएबल की तरह पर यूनिट पर आवर कन्वर्ट करते हैं। रेट आपका जो होता है एब्जॉर्प्शन का रेट, अगर 5 रुपए पर लेबर आवर हो तो आप उसको मल्टीप्लाई किससे करते हैं? लेबर आवर कम ज्यादा हो तो आपके वो एफओएच जो है वो, या फिक्स एफओएच, वो कम ज्यादा होंगे ना। तो एब्जॉर्प्शन वाले फिक्स कॉस्ट को भी वेरिएबल की तरह उसी फैशन से ट्रीट करते हैं, और वो प्रोडक्ट कॉस्ट में फिक्स एफओएच को काउंट, वो कहते हैं फैक्ट्री की तमाम कॉस्ट प्रोडक्ट कॉस्ट में आएंगी, फैक्ट्री की तमाम कॉस्ट। मार्जिनल वाले कहते हैं जनाब नहीं, हमें फैक्ट्री की सिर्फ वो वाली कॉस्ट शामिल करनी चाहिए जो वेरिएबल नेचर की है। वो कहते हैं फिक्स कॉस्ट तो भाई पर यूनिट होती नहीं, वो तो होते ही टोटल में खर्चे हैं, और उसको प्रोडक्ट वाइज तकसीम करने की, यूनिट वाइज तकसीम करने की, पर यूनिट निकाल कर इनटू यूनिट्स करने की कोई जरूरत नहीं। जितनी टोटल अमाउंट है वो पूरी की पूरी इकट्ठी खर्चा लिख दें, जहां पे भी लिखना है। लिखना है खर्चा, लेकिन प्रोडक्ट कॉस्ट में नहीं लिखना, कहीं और लिखना है। सेलिंग मार्केटिंग एडमिन के साथ जाके लिख दें, जैसे वहां लिखते हैं ना वो लिखते हैं। प्रोडक्ट कॉस्ट में शामिल ना करें, क्योंकि ये प्रोडक्ट को बनाने के लिए खर्चा नहीं है,
प्रोडक्ट इसके बगैर भी बन सकती है, या आप अगर ना भी बनाए प्रोडक्ट तो ये खर्चा होना है। क्या बात समझ जा रही है? तो दो अप्रोचेज हैं, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग आल्सो नोन एज फुल कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग विच इज आल्सो नोन एज, ना बताए तो कौन सी कॉस्टिंग है? एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन कहती है प्रोडक्ट कॉस्ट के 3 एलिमेंट्स हैं, लेकिन वो जो तीसरा एलिमेंट है उसमें वेरिएबल और फिक्स दोनों शामिल करने हैं। मार्जिनल कहती है उसमें से फिक्स पोर्शन, ये सारा खर्चा किसका है? फैक्ट्री का। किसका खर्चा है? सेलिंग एडमिन पे बहस नहीं है उनकी। मार्जिनल वाले जब ये निकालते हैं तो वो इसको वेरिएबल प्रोडक्ट कॉस्ट कहते हैं। वो इसको क्या बोलते हैं? तो समझ आ रही है? याद रह जाएगा। अब हम इसका प्रॉपर डिफरेंस देखते हैं। प्रॉपर डिफरेंस देखते हैं। ये तो मैंने एक डिफरेंस बता दिया, लेकिन इसको मैं नीचे नीट करके भी लिख देता हूँ। मार्जिनल कॉस्टिंग में और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में मेन डिफरेंस क्या है? तो कोई 4 से 5 पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस हैं। 4 से 5 पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस हैं, ठीक है? ये नोट्स में भी लिखे हुए हैं, लेकिन मैं यहाँ पे लिखूंगा, वो नोट्स में से सीधे सीधे पढ़ने में आपको पता ही नहीं चलेगा सर कहाँ पे है। तो मैं वो पॉइंट ऑफ डिफरेंस यहाँ पे लिखूंगा। सबसे पहला पॉइंट ऑफ डिफरेंस है फिक्स्ड एफओएच कॉस्ट। सबसे पहला पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या चीज है? फिक्स्ड एफओएच कॉस्ट। ये नोट्स में लिखा हुआ है। अभी फिलहाल नोट्स अगर आपके पास हैं तो बंद कर दे जरा। जी, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में क्या फिक्स्ड एफओएच पर यूनिट कन्वर्ट किए जाते हैं? पर आवर भी हो सकते हैं, पर मशीन आवर भी हो सकते हैं। तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में फिक्स्ड एफओएच का एब्जॉर्प्शन रेट कंप्यूट किया जाता है। अब वो रेट पर यूनिट भी हो सकता है, पर आवर भी हो सकता है। क्या फॉर्मूला होगा रेट निकालने का? फिक्स्ड एफओएच का एब्जॉर्प्शन रेट, जैसे आम एफओएच का नहीं होता वैसे बजटेड टोटल एफओएच नहीं, बजटेड टोटल मसला फिक्स का है, डिवाइडेड बाय नीचे वो जो बजटेड एक्टिविटी लेवल लेते हैं उसको नॉर्मल कैपेसिटी भी कहते हैं इस चैप्टर। वो जो आप बजटेड एक्टिविटी लेवल नहीं लेते नीचे, उसको क्या बोलते हैं इस चैप्टर में? नॉर्मल कैपेसिटी। वैसे इसमें थोड़ा सा फर्क है, लेकिन आपने नॉर्मल कैपेसिटी हो या बजटेड प्रोडक्शन हो वो एक ही बात है। मार्जिनल कॉस्टिंग फिक्स्ड एफओएच का एब्जॉर्प्शन रेट नहीं निकालती, टोटल फिक्स्ड एफओएच कॉस्ट इज कंसिडर्ड। पहला फर्क, एक में पर यूनिट निकाल सकते हैं आप, पर आवर भी निकाल सकते हैं, प्रोडक्ट वाइज तकसीम भी होगी। यानी यहाँ पे मैं कहना ये चाह रहा हूँ, यहाँ पे फिक्स्ड एफओएच कॉस्ट को एलोकेट किया जाएगा। क्या किया जाएगा? लेकिन मार्जिनल में फिक्स्ड एफओएच कॉस्ट एलोकेट, टोटल फिक्स्ड एफओएच कॉस्ट लेनी है, प्रोडक्ट कॉस्ट में नहीं लेनी, कहीं और लेनी है। लेनी है लेकिन इधर नहीं लेनी। मतलब मैं आपसे कहूंगा फिक्स्ड एफओएच कॉस्ट प्रोडक्ट कॉस्ट में नहीं लेनी, तो आप कहेंगे पता नहीं सारी काउंटिंग नहीं लेनी, नहीं कहीं और लेनी है, यहाँ नहीं लेनी। कहाँ नहीं लेनी? प्रोडक्ट कॉस्ट मार्जिनल में फिक्स कॉस्ट पर यूनिट नहीं लेनी, लेकिन टोटल कहीं ना कहीं जानी है। टोटल कहीं ना कहीं खर्चा इनकम स्टेटमेंट में जाना है। कहाँ जाना है इसने? प्रोडक्ट कॉस्ट में नहीं जाना बल्कि इनकम स्टेटमेंट में जाना है। और ठीक है, समझ आती है? क्या हम मार्जिनल में फिक्स्ड एफओएच को प्रोडक्ट वाइज तोड़ेंगे? नहीं, रेट की मदद से एलोकेशन होती है। जब रेट ही नहीं है तो एलोकेशन कैसी होगी? ये जो रेट होता है ना एब्जॉर्प्शन रेट, ये आपकी फिक्स कॉस्ट को या एफओएच कॉस्ट को क्या कराता है? एलोकेट करवाता है। तो क्या ये बात समझ आ गई है? पहला फर्क क्या है? एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में फिक्स्ड एफओएच कॉस्ट पर यूनिट पर आवर होगी, रेट निकालेंगे, प्रोडक्ट वाइज उसको एलोकेट भी कर सकते हैं, लेकिन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के बाद अगर मार्जिनल में आए तो फिक्स्ड एफओएच प्रोडक्ट कॉस्ट में शामिल नहीं करने, टोटल खर्चा कहीं ना कहीं माइनस कर देना है कहीं ना कहीं और। दूसरा फर्क क्या है?
ये प्रोडक्ट कॉस्ट पर यूनिट कैसे निकालते हैं, ये वैसे मैंने ऊपर लिख दिया है। प्रोडक्ट कॉस्ट पर यूनिट कैसे निकालेंगे, तो अभी मैं ऊपर आपको बता कर आया हूं। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट, उसके बाद डायरेक्ट लेबर कॉस्ट पर यूनिट और वेरिएबल एफओएच कॉस्ट पर यूनिट और फिक्स्ड एफओएच। ये रेट के बगैर नहीं आ सकती फिक्स्ड एफओएच कॉस्ट पर यूनिट, ये रेट इधर इस्तेमाल होगा, ये रेट इधर इस्तेमाल होगा, ठीक है। तो ये जो आंसर आएगा इसको क्या कहते हैं, फुल ठीक है। मार्जिनल में कैसे होगी, मार्जिनल में कैसे होगी बताया था, यही सारी चीजें, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट सेम यही रकम आएगी, लेबर की रकम सेम होगी, तीसरी चीज क्या ऐड करेंगे, फिक्स्ड एफओएच ऐड करेंगे नहीं, तो इसको कहेंगे वेरिएबल प्रोडक्ट कॉस्ट, ओके कहते, ठीक है। तीसरा फर्क, कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग एंड ओपनिंग स्टॉक निकालना हो, क्या निकालनी हो, क्लोजिंग और ओपनिंग स्टॉक की कॉस्ट निकालनी हो। पहले मुझे ये बताओ क्लोजिंग ओपनिंग स्टॉक क्या होता है, पहले क्लोजिंग बताओ क्या होता है, स्टॉक क्लोजिंग बताओ बस, साल के एंड पे किस चीज की इन्वेंट्री, किस चीज की इन्वेंट्री, हम कौन सा बिजनेस पढ़ते हैं, ट्रेडिंग के मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में 3 इन्वेंट्रीज होती है, पता है आपको, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में 3 इन्वेंट्रीज होती हैं, रॉ मटेरियल की, जो चीजें प्रोडक्शन प्रोसेस में बनी बंद अधूरी बनी पड़ी हैं, वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री, तीसरी फिनिश गुड्स की। मैं यहाँ पे जो बात कर रहा हूँ ये फिनिश गुड्स की कर रहा हूँ, अभी वर्क इन प्रोसेस भी आ सकता है, कौन सा आ सकता है, वो प्रोसेस कॉस्टिंग में पढ़ाऊंगा, ये समझ आ रही। अभी हमारा ताल्लुक कौन सी इन्वेंट्री के साथ है, ये क्लोजिंग या ओपनिंग स्टॉक ऑफ, कौन सा बिजनेस पढ़ रहे हैं, ट्रेडिंग मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस 5000 यूनिट बनाता है एक साल में, उसमें से 4000 बेच देता है, बाकी कितने नहीं बिके, तो जो 1000 अनसोल्ड है एट द एंड ऑफ ईयर या एट द एंड ऑफ मंथ, उनको कहेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। वो अगले साल के स्टार्ट पे क्या बन जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है, अनसोल्ड फिनिश गुड्स में क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है, अनसोल्ड फिनिश गुड्स, बनी पड़ी है बिकी नहीं, फैक्ट्री में बन के पड़ी हुई है स्टोर में, जहाँ पे गुड्स का होता है स्टोर, उसे कहते हैं फिनिश गुड वेयर हाउस। चीजें फैक्ट्री में बन गई हैं, बनने के बाद पड़ी हुई हैं, अभी बिकी नहीं, तो जब आपकी चीजें बन के पड़ी हुई हैं, उन बनी हुई पड़ी हुई चीजों की कॉस्ट कैसे निकालेंगे आप, तो आपने अगर 10,000 यूनिट्स बनाए हैं, उनको बनाने पर 1 यूनिट की कॉस्ट ये है, ये जो मैंने ऊपर नहीं लिखी हुई, 10,000 यूनिट आपने अगर बनाए हैं और 1 यूनिट को बनाने की ये कॉस्ट है, 10,000 में से 8,000 बिक गए, कितने बच गए, तो वो जो 2,000 यूनिट बचे पड़े होंगे उनकी टोटल कॉस्ट कैसे आएगी, यही जो फुल प्रोडक्ट कॉस्ट पर यूनिट होगी, फुल प्रोडक्ट कॉस्ट पर यूनिट मल्टीप्लाइड बाय क्लोजिंग स्टॉक के, नहीं समझ आ रही। मार्जिनल में कैसे होगा, वेरिएबल प्रोडक्ट, वो जो बनी पड़ी है वो वेरिएबल कॉस्ट पे बनी है मार्जिनल में, तो वो अगर 10,000 आपने बनाई, उनमें से 8,000 बिक गई, तो बची कि नहीं, 2,000 यूनिट इनटू ये वाली जो ऊपर नहीं निकाली आपने, वेरिएबल प्रोडक्ट कॉस्ट पर यूनिट, वेरिएबल टोटल कॉस्ट नहीं, वेरिएबल प्रोडक्ट कॉस्ट, सेलिंग मार्केटिंग नहीं, वो बिकी नहीं अभी, फिक्स भी नहीं लेनी इन्वेंट्री में,
हाँ, मार्जिनल में इन्वेंट्री वैल्यूएशन में फिक्स भी काउंट नहीं करनी, समझ आ रही है। इनकम स्टेटमेंट में फिक्स को लेस जरूर करना है, लेकिन कहाँ करना है वो बाद में बताता हूँ। अभी ये मैं जितनी चीजों पर बता कर आया हूँ इनमें फिक्स आपने काउंट मतलब इधर करनी है उधर नहीं करनी। तो क्या फॉर्मूला होगा जी, कॉस्ट ऑफ ओपनिंग स्टॉक का क्या फॉर्मूला होगा, और कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक का क्या फॉर्मूला होगा यहाँ पे। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, 99% लोगों का ये गलत होता है पेपर में। एग्जामिनर सबसे पहले चेक ही ये करता है कि बच्चे का ये सही है, जिस बच्चे का सही होता है ना उसकी सारी इनकम स्टेटमेंट 99% सही होती है। ज्यादातर बच्चों का आपका टेस्ट में भी यही गलत होता है। क्यों, आप समझते हैं फन्ने खां बनते हैं, हमें आता है। और भाई ध्यान से देखना है, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में और मार्जिनल में आपके पास स्टॉक के यूनिट्स होंगे, ओपनिंग फिनिश गुड स्टॉक के यूनिट्स होंगे, और इसके लिए आपके पास क्या होंगे, क्लोजिंग फिनिश गुड स्टॉक के यूनिट्स। ओपनिंग स्टॉक के यूनिट्स होंगे और किसके होंगे, मल्टीप्लाई किससे करेंगे, ये यूनिट्स है ना रुपीज में, फुल प्रोडक्ट कॉस्ट पर यूनिट ऑफ लास्ट ईयर। क्योंकि ओपनिंग पिछले साल से आया तो ये लास्ट पीरियड वाली लेनी है, और इधर जो फुल प्रोडक्ट कॉस्ट लेनी है क्लोजिंग में। ऐसा क्यों किया मैंने, असल में ये जो ओपनिंग है ये इस साल का नहीं है, ये पिछले से आया है। तो अब पिछले साल की कॉस्ट पे ही आप लेकर आते हैं। ओपनिंग इस साल का है लेकिन ये ट्रांसफर कहां से होया है, तो लास्ट ईयर की कॉस्ट पे वैल्यू होगा। अब ये मैं नहीं बता रहा, ये अकाउंटिंग सिखाती है आपको, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग विच इज एग्जेम्प्टेड, विच इज, समझ आ रही है। लेकिन इतनी तो सेंस सब बच्चों को होगी कि एक साल का क्लोजिंग अगले साल का क्या है, और यार जो चीजें इस साल बची पड़ी हैं वो अगले साल के आगाज में भी एक दिन का तो फर्क है। 31 दिसंबर 2018 क्लोजिंग है, 1 जनवरी 2019, एक दिन में सीधे रातों रात तो नहीं ना बिक जानी सारी। तो जो एक साल का क्लोजिंग होता है वो अगले साल का, क्योंकि वो पिछले साल से आया है तो अपने साथ पिछले साल की कॉस्ट भी लाया होगा। इधर बताओ क्या करेंगे जनाब, इधर बताओ। ये डिफरेंसेस आपको ऐसे याद हो जैसे कि एबीसी याद है आपको बचपन से, लेकिन ये याद रट्टा तो लगा लेते हैं आप, जरूरत पड़ने पे आप इस्तेमाल नहीं सही करते। सेम ये टेबल मैंने नोट्स में भी बनाया हुआ है, हाँ, लेकिन वहां जरा इंग्लिश अच्छी लिखी होगी, इधर मैंने जरा अधूरी अधूरी सी इंग्लिश लिखी है बस। अगर आप मेरे नोट्स में लिखी हुई थ्योरी को नहीं ना पढ़ते तो आप फिर नोट्स लेने का कोई फायदा नहीं उठाते। सिर्फ वही बातें जो मैं बता रहा हूँ अगर वो आधी पसद्दी याद कर लेते हैं तो वो गलत है। आपने नोट्स वाली जो थ्योरी है वो जरा पढ़ लेनी है नॉवल की तरह। ऐसी कोई बात ना लिखी हो मैंने नोट्स में जो शायद आपने सुनी ना हो, या आपने छुट्टी मार ली थी उस दिन। अब आज जिसने छुट्टी की है समझ लें उसका बेड़ा गर्क हो गया, या तो वो ऑनलाइन लेक्चर सुनेगा तो बात बनेगी, क्योंकि उसका ये सारा चैप्टर निकल गया, बस ये आज ही खत्म होगी बेसिक। कल तो हमने इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट बनाना है जो कि आपने रट्टा लगाना है, और बस फिर सवालों सवाल। यानी चैप्टर की होती है बेसिक, वो बेसिक डिपेंड करती है कितने दिन चल रही है। बेसिक अगर एक दिन में 2 दिन में खत्म हो जाए तो वो चैप्टर कुछ नहीं है, फिर वो रट्टा प्रोग्राम है चैप्टर। जिस चैप्टर की बेसिक चलती जा रही है चलती जा रही है, हर रोज एक नई बात पता चल रही है, वो चैप्टर मुश्किल होता है। हाँ जी, इधर क्या होगा जनाब, कॉस्ट ऑफ ओपनिंग स्टॉक कैसे निकालेंगे, बल्कि उसे कहते हैं वेरिएबल कॉस्ट ऑफ, हाँ जी वो कैसे आएगा, और क्लोजिंग की, क्लोजिंग तो क्या फॉर्मूला होगा, ओपनिंग स्टॉक के यूनिट्स, ओपनिंग स्टॉक के फुल प्रोडक्ट कॉस्ट, नहीं
वेरिएबल प्रोडक्ट कॉस्ट पर यूनिट ऑफ लास्ट पीरियड। लास्ट पीरियड कोई महीना भी हो सकता है, कोई साल भी हो सकता है। पीरियड का मतलब मंथ भी होता है, साल भी। और इधर क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट्स, मैं बार बार बता रहा हूं, हम बिजनेस जो पढ़ रहे हैं ये मैन्युफैक्चरिंग है। ट्रेडिंग बिजनेस में मार्जिनल एब्जॉर्प्शन का फटा ही नहीं है, नहीं तो आप इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में पढ़ते। ये चैप्टर आपके लिए बिल्कुल नया है। नहीं समझ आ रही? सब बच्चे जी बेटा। अगर लास्ट मंथ में एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग थी और करंट मंथ में नहीं, ऐसे नहीं होता। अकाउंटिंग में एक प्रिंसिपल है कंसिस्टेंट पॉलिसीज, कंसिस्टेंट अकाउंटिंग सिस्टम। अगर आपने पिछले साल भी एब्जॉर्प्शन फॉलो की थी तो अगले साल भी, या पिछले महीने एब्जॉर्प्शन थी तो अगले भी। लेकिन ऐसा हो सकता है कि एग्जामिनर आपसे क्या, कंपनी पिछले साल एब्जॉर्प्शन फॉलो कर रही थी, अब आपने एब्जॉर्प्शन से नहीं बल्कि आपने उसी इनकम स्टेटमेंट को किससे बनाना है, तो वो जो आप स्टॉक लेंगी ना वो एब्जॉर्प्शन वाला होगा पिछली दफा का, उसको मार्जिनल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसमें से फिक्स कॉस्ट से पार्क करना पड़ेगा, उसमें से फिक्स कॉस्ट कटनी पड़ेगी। समझ रही है बात? यानी अगर आपका एब्जॉर्प्शन का स्टॉक ओपनिंग दिया हुआ है भाईजान, एब्जॉर्प्शन का ओपनिंग दिया हुआ है, किसका दिया हुआ है सवाल है। अगर आपको एब्जॉर्प्शन से ओपनिंग दिया हुआ है तो मार्जिनल कॉस्टिंग की स्टेटमेंट बनाते हुए क्या करेंगे, उसको सेम टू सेम लिखेंगे। क्या है, किस तरह? आप सिंपल क्या है, लास्ट पीरियड की जो उसके अंदर फिक्स्ड एफओएच की कॉस्ट शामिल है वो डिलीट करनी पड़ेगी, वो निकालनी पड़ेगी, वो माइनस करनी पड़ेगी, तब वो मार्जिनल के लिए सूटेबल होगा। क्या बात समझ आ रही है बेटा? आपके सवाल का जवाब हो गया? नहीं तो जरूरी नहीं, उसको खुद बताया होगा कितने परसेंट थी पिछले साल, ये आपको डाटा दिया होगा। हाई लो से नहीं है, हाई लो का मकसद ये नहीं है भाईजान, हाई लो का मकसद है सेमी वेरिएबल कॉस्ट को सेपरेट करना। तो इसमें सेमी वेरिएबल के लिए दो वॉल्यूम भी होने चाहिए, इसमें तो वॉल्यूम भी एक दिया होगा और ओपनिंग फिनिश की कॉस्ट भी एक दी होगी, हाई लो नहीं लग सकता। अच्छा मेरा अब आपसे एक सवाल है, कैलकुलेटर पढ़ो। चलो हम कौन सा बिजनेस पढ़ रहे हैं? कैलकुलेटर पकड़ो भाई जवानों, जरा सब बचे, सब जवान कैलकुलेटर पकड़ रहे हैं। असल में मैं आपको अब ये बताना चाह रहा हूँ कि ये स्टॉक के यूनिट्स भी नहीं दिए हुए आपको, स्टॉक के यूनिट्स। तो यूनिट्स का डाटा मिसिंग हो तो अकाउंटिंग में, हमारी कॉस्ट अकाउंटिंग में एक ही फॉर्मूला है जो जगह जगह चलेगा, लेकिन वो फॉर्मूला भी लिखते हैं। मैं आपको अभी डाटा दे रहा हूँ मिसाल के तौर पर, इदारे के पास जो ओपनिंग स्टॉक के यूनिट पड़े हैं वो 5000 है। कितने पड़े? इदारे ने जो इस साल प्रोड्यूस किए या करंट मंथ में जो प्रोडक्शन की वो 15000 यूनिट्स की, और इदारे ने जो सेल कर दिए यूनिट्स वो 12000 थे। अब आपसे मैं पूछना ये चाह रहा हूँ, कैलकुलेटर पे प्लस माइनस करके मुझे बताओ कितने यूनिट क्लोजिंग स्टॉक में होंगे। कैसे पता चला? पहले से 5000 बने पड़े हैं, नए कितने बनाए, टोटल कितने हो गए? अगर 20 में से 12 बड़े हुए तो बाकी 8, 12 बिक गए बल्कि तो बाकी कितने पड़े होंगे? 8। ये जो 8000 आपने निकाला ये क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट्स हैं। समझ आ रही है? इसके पीछे आपने ये फॉर्मूला इस्तेमाल किया जो कि हर जगह इस्तेमाल होगा, ओपनिंग स्टॉक के यूनिट्स। जब भी मुझे यूनिट्स का डाटा मिसिंग फाइंड आउट करना होगा मैं ये क्वेश्चन लिख दूंगा। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में, अगर ये ट्रेडिंग बिजनेस होता ना तो फिर ओपनिंग प्लस परचेज लिखता मैं। ओपनिंग प्लस क्या लिखता? ये ट्रेडिंग बिजनेस नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग है। ओपनिंग प्लस प्रोडक्शन माइनस क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट्स इक्वल टू क्या है, और ये फॉर्मूला पूरी अकाउंटिंग में हमारी इस्तेमाल होना है। जब भी आपके पास यूनिट्स मिसिंग होंगे, या सेल यूनिट्स या प्रोडक्शन यूनिट्स या स्टॉक के यूनिट्स, तो मैं ये क्वेश्चन लिख दूंगा,
और आपसे कहूंगा जो मर्जी इसमें से निकाल लो, 3 चीजें हो तो चौथी आ सकती है। ओपनिंग स्टॉक था 5000 यूनिट्स, प्रोडक्शन कितनी थी, क्लोजिंग निकालना है, और सेल कितनी है, तो इसको रीअरेंज कर लेंगे आप, तो 15 × 20 - 12, आंसर क्या आ जाएगा। और ये नुस्खा याद कर लेना, आपकी मेहरबानी, कि जब भी यूनिट्स का डाटा मिसिंग होगा तो उस्ताद मोहतरम ने क्या किया था, ये एक फॉर्मूला सा याद रखा था। कि मैंने इस तरह के कुछ फॉर्मूले रट्टे लगाए हुए हैं कि जब भी यूनिट्स का डाटा मिसिंग होगा मैं ये फॉर्मूला लगाऊंगा। चैप्टर पे नहीं डिपेंडेंट ये फॉर्मूला, किसी भी चैप्टर में कहीं भी आ सकता है। जी समझ आ रही है। बचपन में आपने सीखा था कि ऑन ऑफ एंड ये सारे चीजें, ये आपकी कुछ होती हैं चीजें, जो भी होती है मैं नहीं पता, ऑफ ऑन वैसे इसको प्रपोजिशन कहते हैं, लेकिन अब आप इसको जहां दिल चाहते हैं वह इस्तेमाल कर लेते हैं। तो ये किसी चैप्टर में नहीं बताया कि ये इसी चैप्टर में इस्तेमाल होने हैं, ऑफ ऑन, समझ आ रही है। तो इसी तरह ये फॉर्मूले भी समझ लें, ये आपकी पर्सनालिटी का, आपकी मेंटालिटी का परमानेंट पार्ट बन जाए कि यूनिट्स का डाटा जब भी मिसिंग होगा मैं ऐसे ही निकालूंगा। मैं हर दफा पूछता हूँ तो आप गोंगलों की तरह बैठे होते हैं। अच्छा, अब आपको इनकम स्टेटमेंट कैसे बनानी है। इनकम स्टेटमेंट, आपको इनकम स्टेटमेंट कैसे बनानी है, एब्जॉर्प्शन में, और अभी छोटी बना रहा हूँ, कल यही इनकम स्टेटमेंट फैल जाएगी, और इसमें जो चीज फैलेगी वो मैं बता देता हूँ। तो इनकम स्टेटमेंट कैसे बनती है, एब्जॉर्प्शन के तहत और मार्जिनल के तहत। तो इनकम स्टेटमेंट में सबसे पहले सेल रेवेन्यू आएगी, सबसे पहले क्या आएगा, सेल रेवेन्यू, लेस इसमें से करेंगे, ये हमारे पास नहीं होगा, इसकी वर्किंग करनी पड़ेगी आपको बड़ी लंबी चौड़ी। सेल माइनस, ये आपको आती है स्टेटमेंट, कॉस्ट ऑफ सेल। ये जो कॉस्ट ऑफ सेल है इसके अंदर फैक्ट्री की प्रोडक्ट कॉस्ट होगी छुपी हुई। कौन सी कॉस्ट होगी, फैक्ट्री की प्रोडक्शन कॉस्ट होगी। कॉस्ट ऑफ सेल माइनस करेंगे तो ये आ जाता है ग्रॉस प्रॉफिट। यानी इदारा अपने रेवेन्यू में से पहले प्रोडक्ट को बनाने के खर्चे लेस करता है, जो आपने प्रोडक्ट बना के बेची है ना, उस प्रोडक्ट को बनाने के खर्चे लेस किए हैं कॉस्ट ऑफ सेल में। तो सेल में से पहले प्रोडक्ट को बनाने के खर्चे लेस किए जाते हैं, उसके बाद अदर खर्चे लेस किए जाते हैं, वो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कहलाते हैं। इसके अंदर सेलिंग एक्सपेंसेस होते हैं, वेरिएबल वाले भी और फिक्स वाले भी। एडमिन एक्सपेंसेस होते हैं, कुछ ना कहे तो एडमिन एक्सपेंस फिक्स होते हैं। तो ये प्रॉफिट स्टेटमेंट आ जाएगी, नेट प्रॉफिट हमारे लिए ये नेट प्रॉफिट है। वैसे तो एक्चुअली ये होता है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इसका प्रॉपर नाम क्या होता है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एक्सपेंस एंड टैक्स, लेकिन हम इसको नेट प्रॉफिट ही कहते हैं। हमारी कॉस्ट अकाउंटिंग में इंटरेस्ट और टैक्स आता नहीं, आ जाए तो इससे नीचे लेस कर देना है। इसका वैसे प्रॉपर नाम ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है। जी ठीक है, अगर आप इसको ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी लिख दें कोई नंबर नहीं काटेगा आपके पेपर में। मुझे ये बताएं, इसके अंदर वेरिएबल कॉस्ट होगी कि फिक्स भी होगी, दोनों होंगी। इसके अंदर भी दोनों थी, ये होती फिक्स है मोस्टली। मार्जिनल कॉस्टिंग जब आएगी ना तो फिक्स सारी को अलहदा कर देंगे, निकाल देंगे इसमें से। वहां पे स्टेटमेंट का फॉर्मेट ये बनेगा, जी वहां का स्टेटमेंट फॉर्मेट क्या होगा, सबसे पहले क्या लिखेंगे, ये फिगर सेम होगी, यहाँ पे जो सेल आ रही है वही वहां पे आएगी। सेम का मतलब है रकम में कोई फर्क नहीं होगा, लेस। क्या लेस करेंगे, वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल्स। ये रकम और ये रकम सेम नहीं होगी कभी भी, कभी सेम नहीं होगी। ये कॉस्ट ऑफ सेल और उस वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल में फर्क है।
कौन सी चीज डिलीट कर देंगे इसमें से, कॉस्ट ऑफ सेल में से? वो जो फिक्स्ड फैक्ट्री के खर्चे वो यहाँ से उड़ जाएंगे, निकल जाएंगे, निकल जाएंगे यहाँ से। इसीलिए मैंने वहां इंग्लिश में क्या लिखा है, उसके बाद इधर से जो ये वेरिएबल खर्चे होंगे ये ऊपर चले जाएंगे, लेस वेरिएबल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। कौन से एक्सपेंसेस? जो आता है लेस करके उसको कहते हैं कंट्रीब्यूशन मार्जिन। क्या लफ्ज कहलाता है वो? सेल में से पहले फैक्ट्री की वेरिएबल कॉस्ट लेस की, बल्कि हर किस्म की वेरिएबल कॉस्ट लेस करनी है। ये ऑपरेटिंग में से कौन से वाले ले जाने ऊपर? नीचे कौन से रह गए? सेलिंग में से फिक्स, एडमिन में से फिक्स, और ये वाले भी फिक्स मैंने छोड़ दिए ऊपर। अब छोड़ दिए ना मैंने सिर्फ कौन से वाले लिखे हैं? अब आपने कंट्रीब्यूशन में से, ये कंट्रीब्यूशन का मतलब होता है सेल में से सारे वेरिएबल खर्चे अदा करने के बाद कितना बेनिफिट बच रहा है, इसमें से अब आपने हर किस्म की क्या लेस करनी है? फिक्स कॉस्ट। तो पहली फिक्स कॉस्ट वो आएगी जो आपने ऊपर छोड़ी थी, नहीं लिखी थी। उसके बाद क्या आएगी? और क्या आएगी? फिक्स्ड। तो ये नेट प्रॉफिट आ जाएगा अंडर मार्जिनल। ये रकम जो इधर होगी और ये वाली रकम सेम होगी। ये रकम ये सॉरी सॉरी सॉरी, या नहीं, ये नहीं, हाँ ऊपर। ये रकम और ये रकम सेम होगी, ये और ये सेम होगी इधर से, ठीक है? और सही है। असल फर्क है इन दोनों का, कॉस्ट ऑफ सेल का मेन फर्क है। बाकी रकमें काफी हद तक जो मैंने ये एरो शेरो बनाया है ये क्या होंगे? सेम। नहीं, फर्क आएगा। मैंने ऊपर लिखा था दोनों का नेट प्रॉफिट सेम नहीं आएगा। आप लेट आए हैं, ये देखें लिखा हुआ सेम नहीं आएगा। इन्वेंट्री की वजह से। किसकी वजह से? एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में फिक्स कॉस्ट कुछ इन्वेंट्री का पार्ट बन के अगले साल चलेगी। मार्जिनल कॉस्टिंग में फिक्स कॉस्ट इन्वेंट्री का पार्ट उसी पीरियड में सारी लेस हुई है, तो इसीलिए फर्क आएगा। अगर इन्वेंट्री ना हो, अगर सवाल में इन्वेंट्री, फिर ये सेम आ जाएंगे। ये याद रखिएगा, नोट लिख लें, याद कर लें। इफ नो इन्वेंट्रीज, अगर क्वेश्चन में क्या ना हो, देन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का प्रॉफिट और मार्जिनल कॉस्टिंग का प्रॉफिट सेम होगा। ये पाई प्रॉफिट के साइन के लिए होता है। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का प्रॉफिट, ये पाई का साइन प्रॉफिट को शो करता है हमारी अकाउंटिंग में। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का प्रॉफिट और मार्जिनल कॉस्टिंग का प्रॉफिट बराबर होंगे अगर इन्वेंट्री क्या हो? ना हो। अगर इन्वेंट्रीज ना हो, चलो वो, अगर इन्वेंट्रीज ना हो या सेम इन्वेंट्रीज हो, ओपनिंग भी 5000 है, क्लोजिंग भी 5000 यूनिट्स है, तब भी ओपनिंग इन्वेंट्री और क्लोजिंग इन्वेंट्री क्या है कि यूनिट्स क्या हो? सेम हो, तब भी आपका जो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का प्रॉफिट है और जो मार्जिनल कॉस्टिंग का प्रॉफिट है वो दोनों क्या आएंगे? सेम। ओपनिंग इन्वेंट्री भी 5000 यूनिट्स है और क्लोजिंग भी कितनी है? यूनिट्स की बात कर रहा हूँ, समझ आ रही है? तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, क्योंकि फिर वो इन्वेंट्री कैंसल आउट हो जाएगी एक दूसरे। ओपनिंग के यूनिट्स भी और क्लोजिंग के यूनिट्स भी क्या हो? सेम हो, या बिल्कुल इन्वेंट्री ना हो, तब आपका एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग और मार्जिनल कॉस्टिंग का प्रॉफिट सेम आएगा। उसके मुकाबले में अगर इफ इन्वेंट्रीज एग्जिस्ट एंड ओपनिंग इन्वेंट्री के यूनिट्स क्लोजिंग इन्वेंट्री के यूनिट्स के बराबर ना हो, तब आपका एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का प्रॉफिट कभी कभार मार्जिनल से ज्यादा आएगा या
मार्जिनल का प्रॉफिट भी ज्यादा आ सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। ये मैं कोई गारंटी नहीं कर सकता। अगर सवाल में इन्वेंट्रीज ना हो या इन्वेंट्री सेम हो, सेम समझते हैं, ओपनिंग और क्लोजिंग की क्वांटिटी सेम हो, सेम इन्वेंट्रीज क्वांटिटी, सेम इन्वेंट्री क्वांटिटीज। ठीक है भाईजान, चलें आगे। लिख रहे हैं, छापा। एक और फर्क है, वो नेक्स्ट टाइम बताएंगे। बस 4 फर्क मेन है, ये 4 ही बताता होता हूं मैं। ये 4 फर्क आपने रट्टा लगाने हैं। जी, ये फॉर्मेट आपको याद होना चाहिए मेन। वर्किंग में सिखाऊंगा कल, लेकिन ये फॉर्मेट आपको याद हो। सारा सेशन गुजर जाता है तो कई बच्चों को फॉर्मेट ही याद नहीं होता। बताएं जी भाईजान, एब्जॉर्प्शन से फॉर्मेट क्या है? भाईजान, भाईजान, एब्जॉर्प्शन का फॉर्मेट बताओ क्या है? जी, ऊंची आवाज से। इसको ही कहते हैं फॉर्मेट, ये जो टेबल सा बना हुआ है जी। फिक्स सेलिंग एक्सपेंसेस, वेरिएबल सेलिंग, बल्कि मैं अलग लिख देता हूँ। अलग लिखने हैं आपने, ये कठिन नहीं लिखने इसका। वेरिएबल सेलिंग अलग और फिक्स सेलिंग आगे। एब्जॉर्प्शन के बाद मार्जिनल में, मार्जिनल का फॉर्मेट बताएं। कॉस्ट ऑफ सेल नहीं, वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल। हाँ, वेरिएबल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस मतलब वेरिएबल सेलिंग मार्केटिंग, जो उधर भी लिखे थे आगे, इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन मार्जिन का मतलब होता है कि सेल में से वेरिएबल कॉस्ट अदा करने के बाद फिक्स कॉस्ट की अदायगी के लिए प्रोडक्ट क्या कंट्रीब्यूट कर रही है। फिक्स कॉस्ट की अदायगी के लिए कितने पैसे कंट्रीब्यूट, या प्रोडक्ट कितने पैसे छोड़ रही है। कंट्रीब्यूशन मतलब जो प्रोडक्ट बिक रही है वो अपनी वेरिएबल कॉस्ट अदा करने के बाद फिक्स कॉस्ट के लिए कितने पैसे बकाया छोड़ रही है। उस छोड़े हुए पैसों को क्या कहते हैं? कंट्रीब्यूशन। उसके बाद हर किस्म की फिक्स सेलिंग, एडमिन या जो भी फिक्स कॉस्ट हो, और इवन फिक्स्ड एफओएच। जी भाईजान, आपने सुनाना है फॉर्मेट मार्जिनल से। नहीं नहीं, ये बैठे हुए भाईजान आगे शलवार कमीज में। मार्जिनल से ऑपरेटिंग नहीं, वेरिएबल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। कौन कौन सी फिक्स कॉस्ट लेस करेंगे? पहले फैक्ट्री की फिक्स कॉस्ट, फिक्स्ड एफओएच, फिक्स सेलिंग, फिक्स एडमिन। तो ये कोटा होना चाहिए कल। इतना सोचने का टाइम ही ना हो। जितनी स्पीड से मैं बोलता हूँ ना, मेरे से डबल स्पीड से आप फॉरवर्ड सुनाए। ठीक है, मैं तो चलो बूढ़ा हो गया हूँ, तो आप जवान आदमी है माशाल्लाह, तो आप मेरे से तेज भागेंगे। हैं जी? खवातीन भी याद करके आएंगे, और याद हो जाना वैसे ही 2-4 दफा देखें, ऐसा कोई मसला नहीं। असल में सवाल ने फैलना कहाँ पे है? ये जो वर्किंग 1-2 नहीं लिखी मैंने, कॉस्ट ऑफ सेल निकालना काम है। हमने कॉस्ट ऑफ सेल मेन करनी है। ठीक है, अभी फिलहाल आप क्या करेंगे, आप ये प्रोडक्ट कॉस्ट वगैरह ये निकालेंगे। नोट्स निकाले जरा, है किसी के पास? लाए नोट्स? 1 मिनट दिखाएं जी, नोट्स दिखाइएगा बेटा जरा, मैं चेक करूं मेरे पास नोट्स हैं कि नहीं। अभी आपने एग्जांपल्स करनी है थोड़ी छोटी सी। हाँ, ठीक है। ये सब आप पढ़ लीजिएगा डिफरेंस। अभी जो हम बात करने लगे हैं वो क्या है?
हाँ जी, ये अंडरस्टैंडिंग 3 करें, शाबाश। चलो भाई, अंडरस्टैंडिंग 3 करें। ये करें। पता नहीं अंडरस्टैंडिंग है क्या, एक मिनट आ जाओ, पता नहीं पुराने नोट्स ही ना होंगे। एक मिनट, आगे पीछे तो नहीं है। हाँ, ये एग्जाम्पल 1 है जी। सॉरी, वो पुराने नोट्स हैं, नए मैंने अपडेट किए हैं। अब आपके पास पता नहीं कौन से हैं। ये ले जी, ये एग्जाम्पल करें जनाब पहले। वो पुराने वाले हैं, उनमें एग्जाम्पल तरतीब आगे पीछे थी। नए नोट्स में एग्जाम्पल सही किया, करो भाई करो, ये करो, शाबाश। एग्जाम्पल 1 कैलकुलेटर पे ही हो जाएगी। क्या मांगा उसने? प्रोडक्ट कॉस्ट पर यूनिट मांगी है अंडर मार्जिनल एब्जॉर्प्शन। अगर कोई बच्चा ये 81 को लेगा तो वो बेवकूफ है। सेलिंग मार्केटिंग प्रोडक्ट कॉस्ट में नहीं होती है। प्रोडक्ट कॉस्ट में ऊपर वाली 3 आती है। तो मार्जिनल कॉस्टिंग से क्या आएगा? डायरेक्ट मटेरियल आएगा, डायरेक्ट लेबर आएगी। एफ एच 20 पूरे लेंगे? पूरे नहीं लेंगे, सिर्फ वेरिएबल पोर्शन लेंगे। कितना है जी वेरिएबल पोर्शन? 15। 15, 24, ये टोटल कितना आता है पर यूनिट? और एब्जॉर्प्शन में ये नहीं लेते प्रोडक्ट कॉस्ट में कभी भी। प्रोडक्ट कॉस्ट में फैक्ट्री की कॉस्ट आती है, चाहे मार्जिनल हो चाहे एब्जॉर्प्शन हो। और ठीक है, आ जाओ एग्जाम्पल 2 पे आओ। ये करो भाई। एग्जाम्पल 2 जी बिल्कुल। कहाँ गई? ये रिक्वायरमेंट्स करनी है आपने, बस तीसरी नहीं करनी, वो अभी नहीं। पहली और दूसरी रिक्वायरमेंट ही करनी है।
नहीं हुआ तो दसो तो सही, तुम बैठे हो गल्ला करते हो हैं? क्या आंसर है पहले का? हाँ जी, पहली पार्ट का क्या जवाब है जनाब? 25, 30, 12 मार्जिनल से 60 और फिक्स्ड एफओएच पर यूनिट क्या आते हैं? 2 लाख डिवाइडेड बाय 25,000 यूनिट्स। फिक्स्ड एफओएच पर यूनिट, टोटल फिक्स्ड एफओएच डिवाइडेड बाय नॉर्मल कैपेसिटी।
तो ये मार्जिनल में इस्तेमाल हो जाएगा, ये एब्जॉर्प्शन में 67 पर यूनिट इनटू एक्चुअल प्रोडक्शन कितनी है 26,000 यूनिट्स, ऐसे ही है। और एब्जॉर्प्शन में क्या आएगी, ये यूनिट्स प्रोड्यूस जो है, नॉर्मल कैपेसिटी ये रेट के लिए होती है, ये बजटेड डाटा होता है। जी जनाब बताएं जी। 17 ये मार्जिनल में, एब्जॉर्प्शन में 195 ये प्रोडक्शन कॉस्ट है जनाब। पर यूनिट कॉस्ट निकाली मैंने इनटू प्रोडक्शन यूनिट्स। आगे मैंने क्या मांगा है, क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट मांगी है, क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट। तो क्लोजिंग स्टॉक के तो यूनिट्स ही नहीं है। हाँ जी, ओपनिंग स्टॉक है 4000 यूनिट्स, जमा प्रोडक्शन यूनिट कितने हैं, क्लोजिंग नहीं है तो सेल है 20,000। मेरा ख्याल है क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट्स आ जाएंगे शायद 10,000, और क्लोजिंग स्टॉक की जो कॉस्ट आएगी एब्जॉर्प्शन में आएगी 75 पर यूनिट इनटू 10,000, और मार्जिनल में आएगी जो भी आता है, ऐसे ही है। नहीं, आपने मार्जिनल में, मैंने एब्जॉर्प्शन में मैंने आपसे कहा था कि आपने प्रोडक्शन के हिसाब से लेनी है, फिक्स वालों को भी प्रोडक्शन वेरिएबल की तरह ट्रीट करना है। पर यूनिट को इनटू प्रोडक्शन करोगे, देखो यहाँ पे हमने कितने यूनिट पे नॉर्मल कैपेसिटी पे डिवाइड किया है, और मल्टीप्लाई में किससे कर रहा हूँ, 1000 यूनिट जो बना रहे हैं उसकी फिक्स को ज्यादा काउंट कर रहे हैं। ये ओवर एब्जॉर्ब अंडर एब्जॉर्ब निकालना होता है, समझ आ रही है, वेरिएंस आना होता है बाद में। अच्छा, मैं क्या बात कर रहा था, क्या बात कर रहा था, नॉर्मल कैपेसिटी। और क्या सवाल था तुम्हारा, मुझे सवाल ही नहीं समझ आई, और सवाल ही फोन में गुम हो गया। हाँ, आपने मुझे कहा था सर ऐसे नहीं कर सकते, आपने मुझे क्या कहा है कि सर ऐसे करते हैं 67 पर यूनिट इनटू 26,000 यूनिट और प्लस फिक्स कॉस्ट टोटल शामिल करें, ऐसे नहीं कर सकते। एब्जॉर्प्शन में आपको पर यूनिट कन्वर्ट करके जितने यूनिट बनाए उतने की लेनी है, ताकि अंडर ओवर एब्जॉर्ब आ सके, वेरिएबल की तरह ट्रीट करनी है। अब मेरे पास यहाँ पे जगह चल ही नहीं रहा, वो पेंट है जाएगा, मैं बताता हूँ आपको। आप मुझे क्या कह रहे हैं, क्या करें सर, और मैं क्या कह रहा हूँ, मैं क्या करूँ सर। इधर क्या देखें, आप मुझे क्या कह रहे हैं कि वेरिएबल कॉस्ट 67 पर यूनिट है, इनटू क्या मैंने किया
आपके मुताबिक जो भी आता है। और आप मुझे कह रहे हैं सर फिक्स कॉस्ट जो है ना वो सारी की सारी जो क्वेश्चन में दी हुई थी कितनी, वो जमा कर लें। और मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैंने इस तरह किया है कि 67 अगर आपके वाले तरीके को चलाऊं इंटू 26,000 और फिक्स कॉस्ट थी डिवाइडेड बाय 25,000 यूनिट किया कि हम 25,000 यूनिट बनाएंगे, पर यूनिट 8 रुपए आ गई, तो इनटू, अब आप देखेंगे ये ज्यादा निकलेगी अमाउंट 2 लाख से, क्योंकि हमने इसको पर यूनिट पे कन्वर्ट कर लिया और बिल्कुल वेरिएबल की तरह ट्रीट किया है। यूनिट कम बनेंगे तो कम आ जाएगी, ज्यादा बनेंगे तो ज्यादा आ जाएगी। ऐसे नहीं कर सकते जैसे आप कर रहे हैं। देखिए मेरी रकम शायद 2 लाख से ज्यादा आ रही है फिक्स कॉस्ट की, कितनी आ रही है 2 लाख। तो ऊपर वाला ये जो 8,000 है ये क्यों आया, क्योंकि हमने जो यूनिट नीचे बेस पे लिए थे और जो मल्टीप्लाई किया दोनों में फर्क है। किस चीज की, तो मार्जिनल वाले करते हैं ना वैल्यूएशन, वो कहते हैं जितनी प्रोडक्शन बनाएंगे उतनी फिक्स कॉस्ट शामिल कर देंगे। हाँ एब्जॉर्प्शन वाले वैल्यूएशन करते हैं, बिल्कुल करते हैं। मार्जिनल, आपका दिल को मार्जिनल लगी है ना, आपके दिल को मार्जिनल वालों की बात लगी कि ये वैल्यूएशन क्यों कर रहे हो, जब वो है ही नहीं यूनिट पे तो उसको टोटल वैसे शामिल करो। अगर आप टोटल शामिल करेंगे तो आप मार्जिनल कॉस्टिंग को सपोर्ट कर रहे हैं। समझ आ रही है। वो एब्जॉर्प्शन वाले कहते हैं कोई नहीं ये ज्यादा आ गई है ना 8 लाख, 8,000 ज्यादा आ गई, इसको ओवर एब्जॉर्ब वेरिएंस कह देते हैं। वो कहते हैं बाद एडजस्ट कर देंगे, अभी ऐसे जाना है तो पर यूनिट पे, पर यूनिट पे बिल्कुल कम यूनिट बनाए तो कम एब्जॉर्ब हो, ज्यादा बनाए तो ज्यादा हो। और ठीक है, समझ आई क्या कह रहा हूँ, नहीं समझ आ रही, चलो बस आज इतना ही। कल अब आपने क्या करके आना है, घर से नोट कर लें एग्जाम्पल कौन कौन सी करके आनी है घर से। एग्जाम्पल 3, एग्जाम्पल 3 करनी है, एग्जाम्पल 4, बस बाकी सारे पेजेस पढ़ाने हैं, रीड करके आ जाने। ये जो इनकम स्टेटमेंट है फॉर्मेट, इस फॉर्मेट को अपडेट किया हुआ है मैंने अब थोड़ा सा, ठीक है। तो मैं जो अपडेट कल के आपको बताऊंगा, कल की मैंने थोड़ा सा अपडेट क्या किया है। तो कल ये फॉर्मेट करेंगे, ये 2 सफों पे आपको फॉर्मेट नजर आ रहा होगा, बड़ा लंबा चौड़ा, मेन तो फॉर्मेट यही है लेकिन ये वर्किंग है। कल हमारा इस चैप्टर की बेसिक्स खत्म हो जाएगी, कल इस चैप्टर की बेसिक्स सिर्फ प्रैक्टिस है। इसके बाद चैप्टर है टारगेट कॉस्टिंग। कौन सा चैप्टर है, तो उम्मीद है 15 जून तक आपका प्रोसेस कॉस्टिंग और वो हम खत्म कर चुके होंगे, जो डिसीजन मेकिंग आप शुरू कर रहे होंगे 15 जून तक, 15 जून तक, ठीक है। मेरी क्लास 9 बजे तक जा सकती है, इसीलिए आप परेशान ना हो। अगर किसी की आगे क्लास नहीं है आपकी, मेरा ख्याल है सारों की जिनकी एफआर भी शुरू होती है वो 9 बजे होती है, तो चलो 9 बजे से 5 मिनट पहले छोड़ देंगे। लेकिन अभी हमारी काम ऐसा नहीं है, मसला ज्यादा आता है डिसीजन मेकिंग के सवाल, जब मैं शुरू करता हूँ वो बहुत ज्यादा टाइम ले जाते हैं, या प्रोसेस कॉस्टिंग में ज्वाइंट बाय प्रोडक्ट, वो पहले कराना डिसीजन मेकिंग से। सुपर इंपॉर्टेंट चैप्टर पता है कौन से आपके, डिसीजन मेकिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग और वेरिएंस एनालिसिस, ये सुपर इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 50 नंबर इसमें से पूरे हो जाने हैं। नए फॉर्मेट के मुताबिक ये मार्जिनल एब्जॉर्प्शन भी सुपर इंपॉर्टेंट में शामिल है, हालांकि इसमें कुछ नहीं है सिवाय दिए हुए डाटे को फॉर्मेट में कॉपी पेस्ट करना है। तो मैंने इस दफा के लिए जो गेस्ट दिया उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर टॉप पे चल रहा है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। अभी अभी तक जो पढ़ा उनमें सबसे टॉप पे कौन सा है, एफओ आ चुका है, पिछली दफा किया आपने, ठीक है। तो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग टॉप पर है, और उसके बाद दूसरे नंबर पे टॉप पे ये है चैप्टर, लेकिन मुझे लगता नहीं कि ये दफा है। जो चैप्टर आएगा वो आपका आगे वो प्रोसेस और वेरिएंस है, वेरिएंस में से तो लाजमी आता होता है। चलो बस ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज। आपने एग्जांपल कौन सी करके लानी है, 3 और 4, चलो बस ओके, अल्लाह हाफिज।